नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है और अब तो ये कहा जा रहा है कि इसकी सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास पर पड़ेगी। रुपए की कीमत 96.88 हो चुकी है, यानी सैकड़े से सिर्फ 3 रुपए 12 पैसे दूर। और ये कहा जा रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत जल्द सैकड़ा पार होते हुए भी दिखाई देगा। नौकरियों पर बड़ा संकट आ गया है, और क्योंकि प्रोडक्शन घट गया है और प्रोडक्शन घटेगा तो फैक्ट्रियों से लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। देश में बड़ा आर्थिक संकट, किस तरीके से इसे देखा जाए, बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर। सतीश सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। सर, रुपए के रिकॉर्ड गिरने के स्तर को कब रोका जा सकेगा, कहां तक रुकेगा? रोज रुपया 20 30 40 पैसा और गिरता हुआ दिखाई देता है। आज 96.88 पर पहुंच गया सर। कल मैं आपसे बात करना चाहता था सर, तो कल मैंने नोट किया हुआ था 96.38। आज आपसे बात हो पाई तो ये 50 पैसे और बढ़ गया। ये 120 के लगभग जाएगा। अरे! हाँ, ये जाएगा। हाँ। अभी तो मतलब इतना तेजी से गिर नहीं रहा है। हो सकता है कि एकदम तेजी से गिरने लगे। हम्म। ये संभव है। कारण है कि कुछ भी ठीक तो नहीं हो रहा है ना हम्म। भाई। न अमेरिका से डील हो पा रहा है, न अमेरिका वाले भारत की सुन रहे हैं, न अभी रूस के साथ कुछ तेल का साफ साफ क्लियर हो पा रहा है। और छोड़ दीजिए इन सारी चीजों को। आप में अगर ताकत रहेगी तब ना हम्म। आपका निर्यात का क्वालिटी, आपके निर्यात में दम है कि नहीं। लोग दुनिया मांग करे जहां पर उसका कहते हैं ना डिमांड, कि भैया उनका काम नहीं चलेगा। तो ऐसा कौन कौन सा चीज है हमारे पास देने के लिए लोग। तो हम्म। आप हम वो हमारा एक्सपोर्ट ठीक नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए था। दूसरा ये है कि हमारा जो जो उत्पादन है हम्म। उसका तो कीमत ऊपर जाएगा। हम्म। आपने ही कहा। और उत्पादन को लेने वाला भी तो आदमी चाहिए घर के भीतर, यानी देश के भीतर और देश के बाहर भी। जी। ज्यादातर देश के बाहर। देश का तो 80 85% आदमी जस्ट बस किसी तरह से गुजारा कर रहा है। 80 करोड़ तो मुफ्त अनाज खा के जी रहा है। तो बाकी बचे लोग उसमें भी देखिए। तो मैं ये हम तो कहते हैं कि ये जो चूंकि हमारा इकोनॉमी जो है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो 15% ही है। हम्म। 15% का ही इंडिया है। उसी के सूचकांक आते हैं, उसी का जीडीपी रहता है, उसी का सब कुछ दिखाया जाता है, उसी को बताया जाता है। उसी में हम तेजी से बहुत अर्थव्यवस्था बढ़ती भी है। सब कुछ उसी वर्ग का है। हाँ। तो बाकी 85 को ठीक किए बगैर आपका तो ये आज न कल ये तो होना ही था। इसमें कहाँ से मतलब हमें तो मेरे मन में कोई शक नहीं था कि ऐसा आएगा। और ऊपर से विक्रांत, सबसे बड़ी बात है कि एक जो देश जो है वो हम्म। हाँक रहा है। हमको लगता, लोग कहता है कि ईरान के साथ अमेरिका ने वार किया है। उसने तो 1.5 साल पहले ही भारत के खिलाफ वार शुरू कर दिया था, युद्ध कर दिया था। तो उन सब का नतीजा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में ताकत रहनी चाहिए, नए टेक्नोलॉजी में ताकत रहनी चाहिए। ऐसे उत्पादन हो, ऐसा जिसकी मांग दुनिया भर में हो, मास स्केल पर हो, है ना, जिसकी लागत कम आए खर्च मतलब उत्पादन करने में, और नए टेक्नोलॉजी से सब तरह से हो। तो वो जो बुनियादी जो ताकत है वो दिक्कत है। और अब तो ऐसा चक्रव्यूह खड़ा हो गया कि आप पेट्रोल का दाम बढ़ाइएगा, डीजल का दाम बढ़ाइएगा, जो कि बढ़ाना भी जरूरी है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। है हम्म। ना। वो भी जाएगा 125 के लगभग, ये जान लीजिए। तो ये तो हमारे ऊपर ट्रिपल मार हो गया ना। रुपया भी नीचे, पेट्रोल भी ऊपर, और और जितना जो ये अमेरिका का ट्रेड वार, हाँ। है ना। अब प्लस चौथा अगर आप उसमें जोड़ दीजिए तो ये खाड़ी युद्ध का संकट। हम्म। तो ये चार तरह से हम मारे जा रहे हैं। तो ये इसलिए ये सब हो रहा है जी।
सर लेकिन डॉलर के मुकाबले तो रुपए की गिरती हुई कीमत, चलिए समझ में आती है कि डॉलर के खिलाफ हम लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब प्रभावित हो रहा है। लेकिन सर थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और इवन पाकिस्तान, उसकी करेंसी के मुकाबले भी हमारी करेंसी में ज्यादा गिरावट है। ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है। मैंने आपसे कहा तो कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ युद्ध बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था। पेनाल्टी भी आप ही पे लगाता है, 18% का तलवार आप ही के ऊपर लटकाता है। उसका आदमी दिल्ली में आके आए बाएं बोल के चला जाता है। और फिर एक आ रहा है रूबियो, फिर आ रहा है दिल्ली। हम्म, और और हम लोग उनसे कोई राहत कोई चीज नहीं ले पा रहे हम्म, हैं। हम लोग तो शायद इसी में खुश रहोगे कि एक आध डील हो गया, एक आध हमारी भारतीय कंपनी के खिलाफ एक जांच पड़ताल चल रहा था, उसे सलट गया, सुलटा दिया गया, है ना, उसी में। लेकिन ये जो अमेरिका का जो लॉ मतलब बड़ा डिजाइन है, वो भारत को मुझे तो लगता है तबाह करना। हम्म, वो सब चीज ले लेगा, आपको देगा कुछ। हमारे यहाँ जो विदेशी निवेश है वो घट रहा है, और हमारे ऊपर वो दबाव बढ़ा के हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, उनसे पैसे लगवा रहा है अमेरिका में। हम्म। 400 बिलियन डॉलर के तो अभी तक लोगों ने कस्में खा ली हैं, है ना। और हमारे यहाँ 33 बिलियन का डॉलर का जो है, आप समझिए, एक समय तो एफडीआई था। तो ये स्थिति हो रहा है ना। और ऊपर शेयर बाजार खाली कर दे रहा है सबके सब, है ना। अब तो ऐसे भी शेयर बाजार में खाली करने का कारण बहुत दूसरा है। वो दूसरा ये है कि उनको जो शेयर में पैसा लगाते हैं, वो लोग देखते हैं कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। हाँ तो उनको बिल्कुल। अमेरिका में मिलेगा, हम्म, उनको बॉन्ड में ज्यादा मिलेगा, उनको बड़े बड़े दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स का आजकल बोलबाला है, उसमें वो लगाएंगे। आपके यहाँ क्यों लगाएंगे? हम्म, आपके यहाँ क्यों लगाएंगे? ये वाली दिक्कत आ रही है कि हमारे जो न्यू टेक है, नया टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई बड़ा शक्तिशाली ब्रांड या कोई मार्का नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पाया है। वो कारण है कि नहीं। अब हम भारतीय एविएशन में वो देख रहे हैं, इंडिगो पर ही सुनते हैं अमेरिका वाले वो हावी पड़े हुए हैं या कुछ इस तरह का। तो बहुत तरह का एक चौतरफा चीज चल रहा है। और जिसके पास बुनियादी ताकतवर जमीनी वास्तविक जो उत्पादन की शक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति, उत्पादन करने का जो आकार है उसकी शक्ति, और आपका बोलबाला दुनिया, ये चारों पांचों मिल के जब होता है, तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब तो आप बढ़ेंगे, जैसे चाइना को देख लीजिए, ये वाली स्थिति पैदा हो। सर चाइना का आपने नाम लिया, शेयर बाजार का भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन पहले चाइना की बात करते हैं सर। चाइना को लेकर जब भी कोई बात की जाती है तो कहा जाता है कि ये तुलना करना ही गलत है, जबकि चाइना और हम लगभग एक ही साथ आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़े थे। लेकिन आज चाइना मुकाबले में कहाँ पहुंच गया, और हम शायद उसके मुकाबले में कहीं दिखाई नहीं देते। आज शेयर बाजार गुलजार है सर चाइना का, क्योंकि उसके पास एआई की ताकत है, उसने उसके बाजार को एकदम हरा किया हुआ है, एकदम ग्रीन किया हुआ है। अब देखिए ना, थोड़ा विषयांतर हो रहा है। हम्म। मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ जब पुतिन वहां गया हाँ। है ना। तो जो जिनपिंग है, ऐसा लग रहा है कि एकदम यार तो घर आ गया। हाँ। और जब डोनाल्ड ट्रम्प गया था, हाँ। तो देखिए एकदम मुंह बना के हाँ। खड़ा था। समझ रहे हैं। तो ये हाँ। दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ऐसा दिखने को होता है। और चाइना की ताकत, आपने कहा एआई, एआई खाली एआई में थोड़ी है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज तमाम में चीज। नहीं है? हाँ। किस चीज में नहीं है? हम्म, किस चीज में नहीं है? तेल में अगर मान लीजिए उसके पास तेल नहीं है, तो इसको तो रूस बगल से हाँ। बाल्टी से पहुंचा देगा। हाँ। समझ रहे हैं? मजाक में कह रहा हूं, लेकिन हाँ। बाल्टी से जग में या ड्राम में पहुंचा देगा। तो बगल में है भाई। और उसने तेल का जो भंडार है, वो हम्म, अमेरिका से तिगुना रखा हुआ है। हम्म, भाई चाइना वाले तो इतना सोचते हैं कि उन्होंने, मैं पढ़ा कि सोयाबीन और चावल के भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखे। हम्म, आप सोचिए। तो चाइना तो हर तरह से मजबूत है। चाइना से के आगे मतलब अमेरिका भी टिक नहीं पा रहा है। अब तो ये हालत है। तो अब बात ये, हम कहाँ से चाइना से कंपेरिजन करेंगे? हमारे यहाँ भी वैसे देश ने
कंपैरिजन करना लगभग लगभग छोड़ ही दिया है, ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल। है। हम तो 6 गुना इकोनॉमी है भाई। उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो हमारे 5 गुना के लगभग है। हम्म, समझ रहे हैं, ज्यादा ही होगा। तो उसके पास ताकत है, हर चीज की ताकत है। 1 ट्रिलियन डॉलर का उसके पास व्यापार का सरप्लस है। तो हम कहाँ से उससे टिकेंगे? वो मिलिट्री पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है, उसका क्लाउट है। उसने पूरा दुनिया को कर्ज दे रखा है, उसने अमेरिका को भी कर्ज में डुबा रखा है। आप सोचिए, तो हम कहाँ उससे कंपैरिजन कर रहे हैं? है ना? वो तो देश की राजनीति का मिजाज ऐसा होता है कि झूठ सच करके इसका उसको बायकाट करा दो, उसका गुड बायकाट कर दो। सब चीज हम उस ढंग से देखते हैं, जब वास्तविकता में हम थोड़ी कुछ देख पा रहे हैं। हम्म, ये दिक्कत है, असली दिक्कत है। और आप देखिए, अ, देखिए, बहुत निष्पक्ष बात करने के मैं जी प्रयास करता हूँ, जी। लेकिन जो राहुल गांधी राजनीति के दृष्टि से अपनी चीजें कह रहे होंगे, लेकिन ये कोई आज थोड़ी कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। हाँ। आज तो कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है फिर। और ये कह रहे हैं कि भाई मजाक में ही राजनीति है, कि भाई देश की हालत इतनी खराब है, हमारे प्रधानमंत्री जी रोम में चॉकलेट बांट रहे हैं। हम्म। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। वो पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन वास्तविकता में आप जाइए तो हमें अपने आर्थिक, जो अपना वाणिज्यिक, अपने निर्यात, अपने आयात, अ, अपने सारे नीतियों का और जो वास्तविकताओं का बहुत गहन ईमानदारी से विवेचना करना पड़ेगा। ये इस बात का सूचक है। अभी तो हालत उतनी खराब नहीं हुई, आप इस चीज को हम हम्म समझ लें। अभी तो बस समझिए कि अ, शुरुआत हुई है। हम्म। ये है। अभी क्या आपको लग रहा है कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम ये आके रुक गया बढ़ना? नहीं, बढ़ेगा और बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो कहाँ होगा? अरे उसमें तो बढ़ाओ भी, तो क्या करोगे? आप बाहर से ही लाना है आपको, तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। आप क्या करोगे? नहीं तो पूरा विदेशी मुद्रा भंडार स्वाहा हो जाएगा। हम्म, अब मतलब हर हफ्ता जो रिपोर्ट आई है वो $8 बिलियन स्वाहा हो रहा है। तो वो स्थितियां हैं भाई। वो हमको एकदम बिल्कुल बहुत नए ढंग से काम करना पड़ेगा, और वो कोई उपाय नहीं। आपने चाइना का नाम लिया था, बहुत महत्वपूर्ण है उसका। थोड़ा दर्शकों को ये सब भी जानना चाहिए। 1970 का मैंने डाटा देखा। हाँ 1970 में पाकिस्तान का जो पर कैपिटा था, हाँ पर कैपिटा कौन सा चीज, जीडीपी है क्या, हाँ। वो चाइना और भारत दोनों से ज्यादा था। अच्छा। समझ लीजिए, 1970 में 87-88 में भारत और चाइना का बराबर था। इनफैक्ट कुछ समय तो 80-80 में भारत चाइना से आगे था। हम्म और आज की स्थिति ये हो रही है कि चलिए पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया, लेकिन भारत जो है, भारत और चीन में अब क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। इकोनॉमिक फ्रंट पे तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि वो हमारा आज के समय में जो अभी जो रुपया का मूल्यन वगैरह हो गया है, शेयर बाजार में मामला गड़बड़ाया है। अब एक कंपनी भी भारत का 100 में नहीं है टॉप। हम्म। तो वो सब है। तो उसके बाद जो स्थिति है, वो जो हम लोग कह रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर, वो अब हम 4 से भी नीचे आ गए, 360 पे आ गए। 4 भी नहीं है, 4 ट्रिलियन भी नहीं है, अब तो तीन दशमलव दशमलव छह सात। शून्य ट्रिलियन पे आ गए। हम्म। और अ, चाइना कहाँ है? 22-23 ट्रिलियन डॉलर पर। आपका फॉरेक्स जो है 680-90 है, बिलियन डॉलर है। उसका 3,000 पार है, 3,000 बिलियन डॉलर पार है। तो आप कहां से कंपैरिजन करेंगे? उसके बाद एक एक एकमात्र ऐसा चीज है जो नहीं है, वो तेल है। हम्म। बाकी तो हर कुछ है इसके पास। सब कुछ। आप कोयला का बात कीजिएगा तो कोयलो है। हम्म। आप कुछ का भी बात कर लीजिए, सब चीज है उसके पास। है ना? और उसके दोस्त बिहार भी है, नया नया जुड़ा है, रूस वगैरह ये सब। वो बहुत दोनों मिलके मजबूती से काम कर रहे हैं। हम्म। क्या बिगाड़ दिया अमेरिका ने रूस चाइना का? बताइए ना, क्या बिगाड़ लिया? क्या पेनाल्टी लगाया रूसी तेल लेने पर? हम्म, लगाया भी नहीं। हमारे नहीं। ऊपर तो लगा भी दिया था, हाँ। हम पर रोक भी दिया था।
उसको ना रोक पाया ना पेनाल्टी लगा पाया। ये है क्योंकि उसकी ताकत बहुत है, क्योंकि मास स्केल प्रोडक्शन है। पूरा दुनिया का पैसा पहले अपने यहाँ लगवा के सब उसने अपना हिसाब किताब पूरा एकदम जो है ना एकदम मास फैक्ट्री बना दिया हम्म। चाइना को। तो वो वाली स्थिति है, मेड इन चाइना की बात है। हम तो मेक इन इंडिया कहते थे, और मेक इन इंडिया कहाँ कितना है क्या है, आप बताइए ना। तो आपको आपको वास्तविकताओं से गुलजार होना पड़ेगा, आपको सच का सामना करना पड़ेगा। और अभी भी कुछ कुछ मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रयास बीच में हुए कि चलो भैया, अरे एप्पल बना लो यहीं पर 6% इंडियन लगा दो, लेकिन चलो एक प्रयास है। हम्म। वो ऐसे ही प्रयास करो खाली। अब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता तो बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में तो कहाँ से आत्मनिर्भरता रातों रात हो जाएगा। या तो हम अब लोग सब खर्चा कट कर दे, हम्म। है खर्चा कट कर दे, कुछ विदेश से मंगाई नहीं, ये संभव है क्या? तब तो आप कहाँ विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जो भी भारत का ग्रोथ होना है, जो भी आगे बढ़ना है, उसमें तो ऐसे भी लोग बताते हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं और सब लोग, कि हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे जो चीज होता है, उसमें से जो कंपोनेंट आते हैं, मशीनरी आती है, जो रॉ मटेरियल आता है, वो 60 से 70% तक विदेशी होता है। सब बिल्कुल। तो वो वाली स्थिति हो गई है। रुपया का मूल्यन आज चालू थोड़ी हुआ है हम्म। कि हरमुज में जाम लगा तो उसके बाद से हुआ, ये तो चल रहा है। 2021 में, पिछले शो में मैंने आपको कहा था कि 73-74 था, हम्म। है कि नहीं। बहुत सारी बातें होती है कि यूपीए गवर्नमेंट में हुआ, ये हुआ, उस समय तो 58-60 था। हाँ, आज के डेट में भाई जब होना चाहिए था मतलब नहीं घटना चाहिए था, रुपया का मूल्य नहीं होना चाहिए था, हम्म। लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो इसके कारण कई हमने बताए, एक अमेरिका का दबाव, दूसरा हमारी ताकत, दो मेन बातों, तीसरा ये जो युद्ध है वो हाँ। भी, उसका भी असर है। ये तीनों है, तीनों मिला के असर है। सोना का दाम, मैंने पहले शो में आपके कहा हाँ। था कि सोना का दाम, सोना का दाम हमने पढ़ा विक्रांत जी, 1970 में सिर्फ 184 रुपया पर हाँ। 10 ग्राम, एक तो 184 रुपया। हाँ। 2013-14 में 27-28 हजार, हम्म। जब ये 12 साल गिनती करें, और हाँ। अब देखिए कितना है, 1.5 लाख के बराबर 1.5 लाख, लगभग है। 1.5 लाख से ऊपर है। हाँ। हाँ, तो ये पूरा मतलब नए टेक्नोलॉजी में हम बस पे से चढ़ ही नहीं पाए, उसका प्रयास ही नहीं किए, हम बहुत गड़बड़ा गए। आईटी बदल गई एआई में पूरे दुनिया हाँ। में, और हम लोग, एक आईटी का झंडा जरूर फहरा था हमारा, और उसने बहुत भारत का नाम भी रोशन किया पूरे दुनिया में, बहुत मजबूती दी। खासकर सर्विसेज में आपका रेमिटेंस है, बाहर से बहुत आया। हम्म। लेकिन अब कहाँ, अब तो दुनिया भगा रही है, और लोग भाग भाग के आएंगे यहाँ पर। एक खाली हमारे यहाँ से लोग भाग रहे हैं पैसा लेके, वहां बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही, अंग्रेजी में जिसको विशियस सर्किल, चक्रव्यूह कहते हैं ना, उस तरह की स्थिति में है हम। ये नेगेटिव चीजें हैं, कुछ एक पॉजिटिव चीजें भी गिनाई जा सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें सब एक एक करके धराशायी हो रही है। हम्म। वो सामान्य स्थितियां रहती हैं तो वो काम भी करता है, लेकिन अभी सामान्य कहाँ से, किस एंगल से? और ये कोई आज हॉर्मुज से नहीं, वार से नहीं शुरू हुआ। मेरा यही तर्क पूरे पूरे प्लेटफॉर्म पर यही है कि ये समस्या पहले से चल रही। हाँ, सिर्फ वॉर के दिन नहीं है ये। हम्म। जी। सर लेकिन एक चीज ये, क्योंकि चाइना की जो बात हम करते हैं, हमने हमारी जो आबादी है सर उसको तो 80 करोड़, बड़ा गर्व से भी कहा जाता है, सरकार कहती है कि 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं, लेकिन उस 80 करोड़ आबादी को कभी प्रोडक्टिव करने की या उससे कुछ देश के विकास की यात्रा में सहभागी बनाने की वो प्रयास तो दिखाई ही नहीं दिए। लगता है कि सर इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में हमारे कोई बड़ी स्ट्रक्चरल गड़बड़ है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने आप तो कह दिया, आपको एक शब्द मैंने निकाला, 15%, इकोनॉमी। हम्म। जो कुछ भी है वो 15% को है, चाहे वो पर कैपिटा जो वही डेटा बनाता है, पर कैपिटा जीडीपी वही डेटा बनाता है, वही लोग खपत भी करते हैं, वही लोग टैक्स भी देते हैं, वही लोग पैसा भी कमाते हैं, वही लोग उत्पादन भी करते हैं।
और हर चीज उन्हीं तक सीमित है। 85% का कोई हिसाब है, किताब नहीं। हम्म, वो तो 80%, जब सरकार 80 करोड़ लोगों को बिना जनगणना के, हम्म, 16 साल से तो जनगणना भी नहीं हुई है, उस बिना जनगणना के हम जब हमें मान लिए कि भाई 80 करोड़ को हमको मुफ्त अनाज देना है, मतलब 80 करोड़ एकदम बेकार लोग हैं, हम्म, जो लाचार लोग हैं, ये तो पहले ही मान लिए ना। तो वहीं से आपका जो है 80 करोड़ तो घट गए, तो आप आ जाओ 70 करोड़ में ना। पहले तो यही है। अब उसमें भी देखो कि एक जो सबसे धनाढ्य 1% है, उनके पास कितना पैसा संसाधन है, फिर 10% के पास कितना संसाधन वगैरह है। बात यहाँ एकदम सीधा सीधा साफ है हम्म, कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, गैर बराबरी है, तो बात यह है कि हम अ, उन्हीं लोग का बोलबाला भी है, और हो सकता है पूरे जो 15% या इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हाँ, क्योंकि हमारे अधिकांश पूरा जो 80-90 करोड़ रख लीजिए ना, उससे कम थोड़ी ना होगा, 100 करोड़ के लगभग। हम्म, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रभाव तो ऐसे भी नहीं पड़ता कि उनका बहुत जरूरी वाला जो खर्चा है वही है ना। हम्म, भाई 80-90 करोड़ 85 करोड़ लोगों को पेट्रोल की क्या जरूरत है, डीजल की तो थोड़ा बहुत आवश्यकता भी हो सकती है, कि चलिए कुछ मजदूर के रूप में खेती में काम करता हाँ, होगा, चाहे कुछ फैक्ट्री में दिहाड़ीवारी करता होगा, उनको क्या जरूरत है। अब अगर वैसे देखा जाए तो जरूरत तो है, लेकिन बात यह कि जब राजनीति जो है, वोट की राजनीति हो गई और उसमें 3,000 5,000 10,000 हम्म, फलाना बहिना योजना, फलाना ठेकना योजना, ये वो योजना वोजना वो कुछ नहीं है, वो सब खैरात है चुनावी। एक एक जगह तो 10,000 दिया गया। तो अब वो उससे वो लोग क्या करें, इतने लाचार हैं कि वही पाते हैं तो उनको लगता है करोड़पति हो गए, वोट डाल देते हैं। ये मतलब ये थोड़ी है। इसके बाद एक तर्क होगा, कह रहे ये तो क्या कहते हैं, वेलफेयर के खिलाफ बोलता है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मतलब कि ये तो जारी ही रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप नहीं कुछ कर सकते तो इतना ही कर दीजिए, कम से कम खाना तो खिला दीजिए, कम से कम कुछ भत्ता तो दे दीजिए, हम्म, कुछ तो कर दीजिए। लेकिन जो आपने पूछा है उसका उत्तर मैं अभी तक नहीं दे पाया। उत्तर उसका ये है कि भाई अब पढ़ना भी जो है ना, पढ़ाई लिखाई भी एक प्रकार से शेयर बाजार में पैसा लगाने जैसा है। हम्म, आप समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मुनाफा हो ही जाएगा, आप पढ़ेंगे हाँ, लिखेंगे डिग्री लेंगे तो आपको एजुकेशन, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट का एक लिंकेज बनाना होगा, स्किलिंग का लिंकेज बनाना होगा, हम्म, और फिर आपका उत्पादन होगा, घरेलू इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके आपको उसको कुछ रोजगार से जोड़ना होगा। फिर आपको इस ढंग से, हम उतना एक्सपर्ट थोड़े हैं कि हम कह दें, तो हम भी चलाते देश। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी चीजें करनी हाँ, पड़ेगी। एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, उसका भी कि भारत के सूरत में ख्याल रखना पड़ेगा। और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम्म, उसका एक अलग हिसाब किताब है। तो हम भारत के लोग, भारत की जो नीति है वो लेबर को कैसे छोड़ सकती है। अभी हमने पढ़ा कल एक रिपोर्ट की 135 बिलियन डॉलर का एक सर्विसेज का मतलब ताकत है जो हमारे यहाँ भारत में पे ला सकता है, रेमिटेंस ला सकता है। हम्म, तो अब नए सिरे से ये खबरें क्यों छपने लगी भाई, ये पहले होना चाहिए था ना। भेजो रूस, इसराइल, जहां भेजना है लोगों को भेजो। अमेरिका वाला तो भगाता है। हम्म, और अभी खाड़ी में तो पता नहीं बेचारे जो लोग वहां गए हुए सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं। रेमिटेंस जो है भारत में, दुनिया दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में आता है। हाँ, और दुनिया में बाकी जगह सब जगह दिक्कत होगी तो वो तो एम्प्लॉयमेंट बाहर ही मिल रहा है। तो कहाँ से भेजेगा, क्या भेजेगा। तो हम 4 5 6 तरह से फंसे हुए। अगर वो ताकत भारत के अंदर होती तो भारत आ जाते लोग। हम्म, तो अभी ये है कि आपको इकोनॉमी में, आपको जो यहाँ इतना नौजवानों की संख्या है, बहुत परसेंट है उसका एग्जैक्ट फिगर तो अभी हम नहीं दे पा रहे, नौजवान भारत, उसके उसके लिए कुछ उम्मीद की हिसाब किताब रखनी पड़ेगी कि भाई वो पढ़े लिखे तो उसको कुछ उम्मीद रहे कि कहाँ जाएगा। हाँ, मान लेते हैं सरकारी नौकरी छोड़ दी, हटाइए, वो तो अब नहीं के बराबर है। लेकिन तो वो उसको पढ़े ना, टेक्नोलॉजी का डिग्री लेके, बीएड का डिग्री लेके,
बीटेक का डिग्री लेके, कि किस चीज की डिग्री ले बीटेक में भी, ये भी महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ रहा है और आज की जरूरतें क्या है इंडस्ट्री की, लायक है कि नहीं है, उसको, उस गैप को भरना पड़ेगा। उस गैप को भरना पड़ेगा। ये 8-10 इंडस्ट्री से देश का काम नहीं चलने वाला है भाई। उनका तो काम चल जाएगा, आपके सूचकांक भी जीडीपी के बन हाँ। जाएंगे, वो सब बन जाएंगे, वो सब हो जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट भी उनके यहाँ आ जाएगा, बैंक भी वही करेगा, विदेशी बैंक भी वही करेगा, हालात सुधरे तो विदेश की सरकारें भी वहां करेगी, लेकिन उससे भला कहाँ हो रहा है दी अदर इंडिया का। तो लेकिन हमने एक टर्मिनोलॉजी निकाला है, जी सर। वो भी आपके यहाँ पढ़ ही देता हूँ। बीबी हाँ। बी, BBE। बी बी बी, ट्रिपल हाँ। बी, हाँ। भगवान भरोसे भारत। बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं सर कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो एजुकेशन और कारोबार और व्यापार और नौकरी इन सबको इंटरलिंक करना होगा। आंध्र प्रदेश इतना हमारा दक्षिण के राज्य कहा जाता है कि वो उत्तर के मुकाबले ज़्यादा प्रगतिशील है। अब वो तीसरे और चौथे बच्चे के पैदा होने पर नगद इनाम की बात कर रहे हैं, सरकार पैसा देगी। जो बच्चे पहले से पैदा हैं उनके रोजगार से ज़्यादा ध्यान तो आने वाले बच्चे के पैदा होने पर किया जा रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, वैसे तो आरएसएस प्रमुख भी कहते हैं कि हाँ, वो तीन भी बच्चे कहते हैं। होने चाहिए। हाँ। हाँ। तो आज के डेट में तो जो हालत है उसमें तो इतना मुश्किल है। हो सकता हो तो एक फैसला उनका है, अपना आंध्र की सरकार का, उनको लगता हो कि जनसंख्या बढ़ेगा हम्म। तो लोकसभा विधानसभा में सीटें भी ज्यादा बढ़ेंगी, हम्म। और ये उनका मिजाज होगा। लेकिन कोई भी नहीं कहेगा आज के डेट में, जो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कि आज के डेट में चौथे बच्चे की क्या जरूरत है भाई। हम दो हमारे दो के, दो का नारा तो यहाँ गवर्नमेंट लगवाती थी आज से कितना साल पहले, 30 साल, हाँ। 50-56 साल पहले ये नारा लगाया गया है। हम दो हमारे दो, कितना बोर्ड पर देखते थे पढ़े लिखे। अब तो ये स्थिति आ रही है कि 150 लोग हो ही गए। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात से होते होते हम डेमोग्राफिक बर्डन पर आ गए, और हालत ये है कि वहां पर राजनैतिक रूप से लोग, या सामाजिक रूप से, या धार्मिक रूप से लोग 3 और 4 बच्चों के लिए कह रहे हैं। तो क्या होगा आप सोचिए ना, क्या है स्थितियां, क्या है। कभी कभी जो राजनीतिज्ञ जो है ना, वो बहुत नुकसान कर देते हैं। हम्म। और वो तो साइबराबाद वाले थे जिन्होंने ये फैसला लिया है। हाँ। हाँ, वो तो अ, नई टेक्नोलॉजी के मास्टर किंग माने जाते थे। अब वो भी कह रहे हैं चार, तो उसके तो सीधा सीधा राजनीतिक और सामाजिक पक्ष है या वोट शास्त्र है, जो हम्म। भी, ये आप देखिए। सर एक चीज जिसका आपने जिक्र हालांकि किया, एक जो बड़ी चिंता करने की वाली बात है कि भारतीय कंपनियां, कोई भी भारतीय कंपनी बड़े लंबे समय के बाद अब टॉप 10 टॉप 100 में नहीं बची है। और जो भारतीय कंपनियां भी हैं वो विदेशों में अपना निवेश कर रही हैं। वो अमेरिका में भी कर रही है, वो बाकी जगह भी कर रही है। तो अपने देश में ना FII आ रहा, अपने देश की कंपनियां बाहर जा रही हैं और जनता से कहा जा रहा है पेट्रोल और डीजल बचाओ। तो हम और आप कितना बचा लेंगे सर अगर ये इस तरीके से सिस्टम चलेगा तो। वो बचाने वाला आदमी ऐसे ही बचाता है ना भाई। मेरे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से, हम तो बचाएं क्या, हमको जो पैसा है वही बचाने का नहीं पहले। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात सोचता हूँ कहने का, जी। और वो छोटे में कहने में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ जो समस्या है ना, हाँ। हमारे यहाँ समस्या महंगाई का नहीं है, कमाई का है। हाँ, बिल्कुल। एक बिल्कुल। हम्म। है ना। अच्छा, जो अगर ये देश में अगर क्रय शक्ति लोगों की नहीं होगी, हम्म। और तो क्रय शक्ति नहीं होगी, तो जो आपका देसी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी सोचेगा जहां उसका माल खपेगा बिकेगा, जहां वो अच्छे से काम करेगा वहां जाएगा। हम्म। वो भी तो है, ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जाएगा। हम्म। दूसरा, उनको हो सकता है अंदरूनी रूप से कई चीजों में काम करने में बहुत तकलीफ, दबाव, हम्म। प्रेशर आता होगा। कई इंडस्ट्रीज तो कह रहे हैं कि बड़ा बहुत दिक्कत है। वो डरते हैं ईडीआई सीबीआई कौन सी ये सब से, ये सब से, टैक्स रेजीम से, ये सब से डरते हैं।
लेकिन मेरा ये कहना है कि मान लीजिए सब ठीक भी, हम्म, लेकिन ठीक होने से क्या देश की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी? अगर लोगों का खुद का घर का इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा तो, हम्म, कमाई नहीं बढ़ेगी, उसके साधन नहीं मिलेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? तो ये इंडस्ट्रीज का माल बिकेगा कहाँ इस देश में? वो चाहेगा अभी कि भाई फलाने का दाम जो है उस खर्चा लग के उसका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, उसको पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, उसको बहुत तरह के थपेड़े खाने मतलब झेलने पड़ते हैं। तो वो तो थोड़ा आसान और ऐसे भी सहूलियत वाला है और प्रॉफिट माइंड का है। हम्म, तो वो उसका माले नहीं बिकेगा तो उसके लिए भी दिक्कत है। बात यह है कि जब तक हम अपने आबादी के अधिकांश हिस्से को प्रोडक्टिव हम्म, और अ, बना करके उसको आत्मसात नहीं करेंगे, मतलब इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उनको उम्मीद नहीं देंगे, उनके रोजगार का, उनके जीवन यापन का, उनके नौकरी का, उनके प्रोडक्टिविटी का इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक तो ये चौतरफा समस्या है। ये तो हमारे बुनियाद में ही छेद जब है, तो वो तो आपको थोड़ा सा भी कोई पिन मार देगा तो आप भरभरा जाएंगे। वही हो रहा है, मैं समझता, हम्म, वही हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं। कुछ एक जरूरी खर्चे को छोड़ दीजिए, जिसमें एक दो तो बढ़ ही गया है, हम्म, शायद एक थोड़ा बहुत कट जाए। अब क्या करेगा आदमी? घर में जितना आदमी है उसको हर को तो मोबाइल फोन चाहिए ही चाहिए। हाँ, निम्न निम्न मिडिल क्लास में ही बात कर रहा हूँ। हम्म, हर गांव में, हर घर में एक मोबाइल फोन तो निश्चित है, नहीं तो कम से कम दो है। तो वो सब जो खर्चे जुड़े हैं, ये सब तो खर्चे जुड़े हैं ना। या फिर आपको गांव से अपने बगल के वाले कस्बे मतलब टाउन में जाना है तो आप मोटरसाइकिल रखते हम्म, या कुछ और रखते हैं, रखते ही नहीं भाई। हम्म, तो ये सब खर्चे पहले नहीं थे, ये सब खर्चे नहीं थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा कितना बढ़ गया आप देख बिल्कुल, लीजिए। एक बिल्कुल सामान्य आदमी अपने बच्चे को, अगर आपके पास साधन नहीं हो तो आप नहीं पढ़ा नहीं सकते। पढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। मैडम, जो सच्चाई है वो कहना पड़ेगा, हाँ, है कि नहीं? हम्म, आप प्राइवेट में जरा हेल्थ में जाइए ना, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप पूरा घर बिक जाएगा बिल्कुल, अगर कोई बीमारी हो। तो ये वाली स्थितियां, इन सब में मामूल चूल सुधार करने पड़ेंगे ना। मैं मानता हूं कि आयुष्मान भारत जैसे कार्ड से फायदा हुआ है, प्रदेशों के भी अपने अपने कार्ड कूड है जिससे कुछ फायदा हुआ है। लेकिन वास्तविकता में जाइए ना कि क्या है स्थिति, वास्तविकताओं को भी देखना पड़ेगा ना। आप देखिए, मैं इस अवसर पर थोड़ा सा आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब गैस सिलेंडर की आपूर्ति का सरकार ने फैसला किया था कि भाई सिलेंडर दिया जाएगा चूल्हे गांव गांव में, तो हम भी उन लोगों में थे कि बोले भाई ये तो और पहले होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ये तो होना ही तो बहुत जरूरी चीज हम्म, है। कि इस चीज का, चाहे इन हेल्थ वाला जब आयुष्मान हुआ उसका भी स्वागत करने योग्य कदम है, हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। पहले भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन जो जिस स्केल पे हुआ वो वो किया गया। लेकिन हमने जब गैस सिलेंडर देने का, उसमें भी 500 के सब्सिडी के सिलेंडर देने का, ये हाँ, सब जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में ऐलान कर दिया, तो क्या हमने सोचा था पहले कि भाई हम गैस एलपीजी देने की बात कर रहे हैं जिसमें हम 60-70% बाहर से लाते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। आज वही प्रॉब्लम तो हो रही है। हम्म, बात समझिए इस चीज को। आज मिलेगा 500 में सब्सिडी का सिलेंडर या नहीं? हम तो, मेरे मन में प्रश्न अब आ गया है कि नहीं हाँ। मिलेगा। सर इधर एक अब तो मिल रहा है ना, एक 1000 में कितने में मिल रहा है हाँ, घर 1000 के। वाला सिलेंडर? हाँ, हाँ, सर एक अंतिम अब तो सवाल मिल छोटा रहा सा। है आप समझ लीजिए। हाँ, हाँ, एक दिक्कत हो छोटा सा रही है सवाल और उसमें जानना भी। चाहूंगा सर कि ये हाँ, जो सर असर अब पड़ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इस पर पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ हैं, उनके एकदम कहा जाए कि परम समर्थक हैं। तो क्या सरकार को इस वोट बैंक की चिंता कम है, या फिर सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, जब तक सरकार बीजेपी इधर उधर सब चुनाव जीतते जा रही है तो उसको वो काहे का चिंता करे? हाँ, उसके अलग आरोप है विपक्षियों के।
लेकिन वो तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी हर दिन दो चार ऐसे फैसले कर हाँ। रहे हैं जो उनको योगी और विश्वास शर्मा के नजदीक ले जाया जा रहा है, ले जा रहा है। तो वो जीतते रहे तो उनको क्या की चिंता, वो नहीं, इसलिए नहीं चिंता करते, नंबर एक। और लेकिन आरोप अलग अलग है, वो आप सबको पता ही है कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं उसमें, साफ स्थिति बिल्कुल उतना साफ बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये है कि भाई जो हिंदुत्व का जो झंडा बुलंद हो रहा है, तो हिंदुत्व एक फैक्टर तो है विक्रांत जी, हम लोग कहें या ना कहें, लेकिन वो है तो जरूर, निश्चित रूप से है। तो ये दोनों चीजों से वो शायद चिंता नहीं करते, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश की जो की हालत है, वो अब वोट और राजनीति के परे जा चुकी है। अब बुनियादी सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। और ये भी नहीं कि सूचकांक गिर गया, शेयर बाजार गिर गया, नेटवर्थ गिर गया, एफडीआई गिर गया, जीडीपी गिर गया, ये इन्वेस्टमेंट घट गया। इनसे बड़ा ज्यादा आर्थिक समस्या है कि नहीं? वो तो मैंने कहा कि आपको कि 15% के लोगों के लिए है बस, वो चाहे 10% लोगों के लिए। हमको चिंता करनी है 90% के लोगों के लिए। जब तक उनको आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, स्किल नहीं करेंगे, प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, उनको आप सुदृढ़ सुडौल नहीं बनाएंगे, चाहे खुद का व्यापार करने, कुछ भी करने के लिए, तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, बल्कि मेरे विचार में और बढ़ती 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 जाएगी। कहा है अरविंद सुब्रमण्यम ने, पूरा जो मुख्य हाँ। पूर्व आर्थिक सलाहकार थे, कि ये समस्या जो है तात्कालिक नहीं है। हम्म। उन्होंने कहा है कि ये समस्या जॉब्स और लाइवलीहुड का है, माने रोजगार का और जीवन यापन जीवन का। यापन का। यही इसका मतलब हुआ ना। तो बड़ी बात कह रहे हैं पूर्व बड़े बड़े आर्थिक चिंतक हम्म। हैं, इसी सरकार में थे वो, उनका ये कहा हुआ मैंने सुना है। हम्म। तो भाई किसी भी सूरत में वो हम लोग से तो ज्यादा समझते हाँ। होंगे, है ज्यादा समझते होंगे, तो ये बुनियाद की बात हो रही है ज्यादा। देखिए सर, क्या होता है, अभी तो प्रधानमंत्री जी का आज तो वीडियो वायरल है सर, वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, चॉकलेट जो मेलोडी गई है। हम लोग भी अपने बचपन में वो चॉकलेट खूब खाते थे, और आज इटली की प्रधानमंत्री को भी तोहफे में मिली है। हाँ है ही। हमको लगता है वो जो एक पत्रकार ने उनको नॉर्वे में सवाल पूछ करके हाँ। वो ख्याति प्राप्त कर ली, तो हाँ। वो वाला जो एपिसोड पूरे दुनिया में कल तक चल रहा था, तो अब तो आज मेलोनी वाला हाँ। चॉकलेट वाला चल रहा होगा, रोम हाँ। का। आज तो उसी रोम। पे रील और मीम चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सतीश सर, आज जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।